आखिर भारत को बनाया किसने? बड़े बड़े नेताओं ने या फिर विशाल आंदोलनों ने? हाँ, ये सब तो है, लेकिन कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा भी है। आज हम उन गुमनाम नायकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आधुनिक भारत की नींव रखी। सोचिए जरा, कोई देश असल में बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ नेताओं के भाषणों और बड़े बड़े कानूनों से बन जाता है, या फिर इसकी कहानी कुछ और ही है, कुछ ज्यादा गहरी? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। असल में भारत की कहानी को शक्ल देने का ज्यादातर काम सुर्खियों से दूर पर्दे के पीछे हुआ है। ये काम किया है विशेषज्ञ समितियों ने, जिन्होंने देश की कुछ सबसे मुश्किल चुनौतियों का हल निकाला है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इन समितियों ने इतनी सारी विविधताओं वाले देश को एक नक्शे और एक पहचान के नीचे एकजुट करने की इस विशाल चुनौती का सामना आखिर कैसे किया। जरा सोचिए, आजादी के ठीक बाद का भारत सैकड़ों रियासतों और प्रांतों में बटा हुआ था। अब सवाल ये था कि इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा काम था। अब देखिए, यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। 1948 में धर कमीशन और जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसे बड़े नाम शामिल थे, इन सब ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के विचार को साफ खारिज कर दिया। डर था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। लेकिन बस कुछ ही साल बाद फजल अली आयोग ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया और माना कि लोगों की भाषा का सम्मान करना ही असल में देश को जोड़ने के लिए जरूरी है। और जानते हैं इस एक फैसले का नतीजा क्या हुआ? फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस एक कदम ने भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ठीक है, देश की सीमाएं तो तय हो गईं, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने का मतलब क्या है? हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? यहीं पर स्वर्ण सिंह समिति की भूमिका आती है। इसी समिति ने मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की अवधारणा पेश की, जो हमें एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती हैं। तो नक्शा बन गया, नागरिक की जिम्मेदारियों पर बात हुई। अब सवाल ये था कि देश चलेगा कैसे? चलिए अब देखते हैं कि इन समितियों ने देश को चलाने के लिए जो जरूरी सिस्टम्स थे उन्हें कैसे बनाया। हम सब जानते हैं कि भारत की असली आत्मा तो इसके गांवों में बसती है ना? लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार शासन को देश के कोने कोने में हर एक गांव तक कैसे पहुंचाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए दो मुख्य विचार सामने आए। एक तरफ थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसने एक 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया, ग्राम, फिर ब्लॉक और फिर जिला स्तर पर। वहीं करीब 20 साल बाद अशोक मेहता समिति ने इसे और आसान बनाने के लिए 2 स्तरीय मॉडल का प्रस्ताव रखा। और आखिर में बलवंत राय मेहता का जो 3 स्तरीय मॉडल था उसे ही अपनाया गया। आज भी ये हमारे पंचायती राज सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक समिति का विचार पूरे देश की नीति बन सकता है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक मजबूत सिस्टम बना देना ही काफी नहीं होता। उसे भ्रष्टाचार से भी तो बचाना होगा, जो किसी भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था को अंदर से खोखला कर सकता है। और यहीं पर संथानम समिति का काम बहुत अहम हो जाता है। इनकी सिफारिशों से देश की 2 सबसे बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं का जन्म हुआ। पहली केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी और दूसरी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। ये दोनों संस्थाएं आज भी पब्लिक लाइफ में ईमानदारी बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। तो देश को चलाने का सिस्टम तो बन रहा था, पर एक और बहुत बड़ा सवाल था, आर्थिक और सामाजिक बराबरी का। अब हम देखेंगे कि समितियों ने इन जुड़ी हुई चुनौतियों पर कैसे काम किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। ये उन समुदायों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर शिक्षा और समाज में बराबरी के मौकों से वंचित रखा गया। तो इन्हीं समुदायों की स्थिति को गहराई से समझने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए 1979 में मंडल आयोग बनाया गया था। और मंडल आयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं सबसे प्रभावशाली सिफारिश थी, वो थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। इस एक सिफारिश ने भारत में सामाजिक न्याय की पूरी बहस को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आई रामानंदन समिति, जिसने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पेश किया।
इसका सीधा सा मतलब ये था कि ओबीसी समुदाय के अंदर जो लोग आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, ताकि यह मदद उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एक तरफ सामाजिक न्याय की बात हो रही थी और दूसरी तरफ देश की आर्थिक बुनियाद भी रखी जा रही थी। जैसे हिल्टन यंग कमीशन ने आज़ादी से भी पहले आरबीआई का ब्लूप्रिंट दिया था और राजा चलैया समिति ने हमारे टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों की नींव रखी। यहाँ तक कि जीएसटी का शुरुआती विचार भी यहीं से आया था। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या समझते हैं? ये समितियां सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स लिखकर नहीं रह गईं। ये भारत की बहस, सुधार और विकास की एक जीती जागती प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसके जरिए भारत खुद को समझता है और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये समितियां हमारे देश के आत्म सुधार का एक जरिया है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक देश लगातार अपनी समस्याओं को पहचानता है और उन्हें सुलझाने के लिए लगातार काम करता रहता है। और ये सफर आज भी जारी है, जो हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। भविष्य में भारत की अगली महान समिति किस बड़ी चुनौती को हल करने के लिए बनेगी? क्या वो जलवायु परिवर्तन होगा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।